नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। किसानों का 7/12 कोरा करने का चुनावी वादा पूर्ण करने की मांग को लेकर रविवार से यहाँ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की समाधि के सम्मुख आमरण अनशन पर बैठे पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पक्ष के प्रमुख ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू डटे हुए हैं। आंदोलन का दूसरा दिन रहने के साथ कडू तनिक भी नहीं डगमगाए। उसी प्रकार काफी लोग मुजरी में आ रहे हैं। कडू ने मांगे पूर्ण होने तक आंदोलन जारी रखने का पुनरुच्चार किया। इस बीच किसान संगठनों और प्रमुख राजनीतिक दलों एवं अल्पसंख्यक संगठनों का बच्चू कडू को सपोर्ट मिल रहा है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खासकर यूपी से यहाँ पधारे। उन्होंने भी राज्य शासन से अत्यंत कड़े शब्दों में किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करने का आह्वान और डिमांड बुलंद की। टिकैत ने राज्य शासन को अल्टीमेटम दे दिया। बच्चू कडू के आंदोलन का समर्थन करने किसान नेता राकेश टिकैत आज दोपहर गुरुकुंज मोजरी पहुंचे। उन्होंने कडू के साथ किसान हित में हुंकार भरी। कडू का समर्थन करने सत्यपाल महाराज, प्रवीण मलिक, चंद्रशेखर नलावडे, रूपाली पाटिल, दिग्विजय पवार, महक देशमुख, सूरज पवार, बल्लू जौंजाड़, जीतू दुधाने आदि पहुंचे थे। केसरिया फेटा पहने टिकैत ने मंच पर पहुंचते ही बच्चू कडू के बगल में जाकर बैठे और उनसे सबसे पहले उनकी तबीयत के बारे में पूछा। टिकैत ने कडू को अपनी तबीयत की चिंता करने भी कहा। गुरुकुंज में सभा स्थल पर टिकैत के आगमन के साथ वातावरण जोशपूर्ण हो गया था। किसानों को कर्ज माफी मिलने के मुद्दे को लेकर कल 8 जून से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि गुरुकुंज मोजरी में आमरण अनशन पर बैठे प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने आज दैनिक अमरावती मंडल के साथ फोन पर चर्चा करते हुए कहा कि शनिवार 7 जून से शुरू हुआ उनका आमरण अनशन आगामी शनिवार 14 जून तक गांधीगिरी स्टाइल यानी शांतपूर्ण तरीके से चलेगा। इस दौरान यदि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिलता और सत्ता पक्ष द्वारा किसान कर्ज माफी की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तो 14 जून के बाद प्रहार स्टाइल में क्रांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। इस बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा वाली बात को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि महायुति के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के समय किसानों को कर्ज माफी देने का आश्वासन देते हुए उनके वोट प्राप्त किए और राज्य की सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता मिलते ही महायुति के नेता अपने ही द्वारा कही बात से मुकर गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा का आपस में संबंध रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज सहित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने खेती किसानी के भलाई के साथ ही गांवों में सुधार की बात कही। चूंकि पूरे देश में खेती किसानी की स्थिति और किसानों की समस्या एक समान है, अंततः अमरावती में पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किसानों के मुद्दे को लेकर किए जा रहे आंदोलन को पूरे देश के किसानों का समर्थन है। इस आशय का प्रतिपादन करते हुए राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उद्योगपतियों के हितों का संरक्षण करने वाली सिंदूरवीर की सरकार का किसानों के हित व गांवों की भलाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। अंततः सरकार से किसान हित की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि गुरुकुंज मोजरी में कल 8 जून से आमरण अनशन पर बैठे पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने हेतु किसान नेता राकेश टिकैत आज गुरुकुंज मोजरी स्थित अनशन स्थल पहुंचे, जहां पर अपने संबोधन में उक्त प्रतिपादन करने के साथ ही राकेश टिकैत ने महाराष्ट्र में किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि इस समय महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ क्षेत्र पूरे देश में किसान आत्महत्याओं के लिए कुख्यात हो चुका है। जिले के दीवानी न्यायालय सोमवार 9 जून से शुरू हो गए। अब इन न्यायालयों में पूर्ववत कामकाज शुरू होने से चहल पहल बढ़ गई है। दीवानी न्यायालय में 10 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हुआ था। ग्रीष्मकाल का अवकाश 1 माह तक रहा। सोमवार 9 जून को यह अवकाश समाप्त होने के बाद कामकाज पूर्ववत शुरू हो गया है। इस 1 माह के अवकाश दौरान फौजदारी न्यायालय शुरू थे, लेकिन अब दीवानी न्यायालय शुरू होने से न्यायालय परिसर में चहल पहल बढ़ गई है। चित्रा चौक नागपुर गेट उड़ान पुल के वर्षों से लटखटाए निर्माण कार्य के कारण क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी और इस मार्ग पर हर समय होने वाली यातायात की घोर समस्या का आज सांसद बलवंत वानखड़े ने प्रत्यक्ष अवलोकन किया। वानखड़े ने सदन में यह मामला उपस्थित करने और लोनीवी सहित संबंधित विभागों को काम में तेजी लाने के लिए बैठक आहूत करेंगे। आदरणीय सुनील देशमुख यांच्या मागणीनुसार हा इतवारा येथील पूल मंजूर झाला होता, परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून त्याचं काम रखडलेलं आहे। सातत्यानं या परिसरातली जी काही मंडळी आहे, या परिसरातल्या मंडळीची मागणी होती हा पूल केव्हा होते। तर आज आम्ही सुनील देशमुख, मिलिंद चिमोटे
शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी महापौर विलासभाऊ एकोले, अल्पसंख्याकचे सर्व मान्यवर नेते या पुलाच्या पाहणीसाठी आलो आणि कार्यकारी अभियंत्यांना सुद्धा इथे बोलावलेलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार येत्या 6 महिन्यात आम्ही आता काम सुरू करू. 6 महिन्यात काम पूर्ण करण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलं. आमची मागणी ही आहे की लवकरात लवकर सुरू करावं, अन्यथा जे काही PWDचं ऑफिस आहे, कार्यकारी अभियंता असेल किंवा अन्य अधिकारी असतील, यांच्या दालनात आम्ही या संदर्भात आंदोलन करू. आणि 7 वर्ष झाले अजूनसुद्धा पुलाचं काम अजून कमी झालं आहे. त्यामुळे या परिसरातील लोकांना अत्यंत त्रास सहन करावा लागत आहे. धूळ, माती, अतिक्रमण, त्यामुळे त्यांचं जीवनमान असह्य होत झालेलं आहे. त्यामुळे सन्माननीय खासदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही याचा पाहणी दौरा केला होता. शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलूभाऊ शेखावत, माजी महापौर विलासभाऊ इंगोले, मिलिंदभाऊ चिपोटे आणि अल्पसंख्याक सेलचे सारे महत्त्वाचे या परिसरातील नेते आज आमच्यासोबत आहेत. भीषण गर्मी वाले माह के दौरान पूरा समय बेमौसम एवं मानसून पूर्व बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते मई माह में गर्मी से अच्छी खासी राहत मिली थी. साथ ही अनुमान जताया जा रहा था कि जून माह के पहले सप्ताह से मानसून बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, यानी अब गर्मी से मुक्ति मिल जाएगी. परंतु मई माह खत्म होते होते मानसून पूर्व बारिश का दौर भी खत्म हो गया और अब जून माह का पहला सप्ताह बीत जाने के बावजूद मानसून बारिश का कोई अता पता नहीं है. साथ ही इस समय आसमान में बादल भी नहीं है और मौसम पूरी तरह खुला है, जिसके चलते गर्मी एक बार फिर जोर पकड़ रही है और वर्तमान में तापमान भी तेजी से ऊपर उठ रहा है. महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका और नगर पंचायत जैसे स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए गत रोज डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख गजू वाकौडे द्वारा स्थानीय सरकारी विश्राम गृहों में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पटोले ने जिले के सभी स्वायत्त निकायों की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी दर्शाते हुए कहा कि इस बार अधिक से अधिक स्थानीय स्वायत्त निकायों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा भगवा झंडा फहराया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों और शिवसैनिकों को अभी से पूरी ताकत के साथ काम पर लगना चाहिए. तेलई माता मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विगत कई सालों से हमें सहयोग किया जा रहा है. विनोद वड़तकर से लेकर सभी ट्रस्टियों ने मुझे चुनाव के समय भरपूर सहयोग दिया. तब उसमें मैंने वादा किया था कि जीत के बाद हम तेलई माता मंदिर के निर्माण के लिए हर संभव सहयोग देंगे. आज यहाँ माता के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है. मैंने तेलई माता मंदिर के निर्माण को लेकर जो आश्वासन दिया था उसे पूर्ण किया, ऐसा प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने किया. आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने हेतु विशेष प्रयास करना जरूरी है. जिले में पार्टी के लिए अनुकूल वातावरण है. ऐसे में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, ऐसा आह्वान विधान परिषद सदस्य तथा राकापा अजित पवार गुट के प्रदेश महासचिव संजय खोड़के ने किया. वे मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के स्थापना दिवस बालेवाड़ी पुणे में मनाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं के नियोजन तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान के समीक्षा बैठक में बोल रहे थे. अमरावती से जुड़े बडनेरा शहर के लोगों हेतु काफी काम करना है, क्योंकि हमारा राजनीतिक करियर बडनेरा से ही प्रारंभ हुआ था. फेरबदल के कारण गत 15 वर्षों से बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की ओर थोड़ा ध्यान नहीं दिया जा सका, किंतु पुराने सहयोगियों से ऋणानुबंध कायम है, जिन्होंने हमें बड़ा किया है. उनके लिए काम करना हमारा कर्तव्य है. बडनेरा का हमारा वनवास खत्म हो गया है. सभी नए पुराने सहयोगियों को साथ लेकर मूलभूत विकास एवं मानव विकास साध्य करने का भरोसा विधायक संजय खोड़के ने दिलाया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में दोबारा पदारूढ़ होने के पश्चात अपने प्रथम अकोला दौरे पर परसों 11 जून को सुबह 11 बजे पधार रहे हैं. उनके साथ बीजेपी के अनेक मंत्री और लीडर्स एवं प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान भी आ रहे हैं. मुख्यमंत्री के हस्ते अकोला जिले को सौगात की भरमार मिलने वाली है. वे 3000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे. बीजेपी के प्रचारक गिरीश जोशी ने बताया कि बुधवार दोपहर 1 बजे अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर सीएम की विकास संवाद सभा रखी गई है, जिसमें हजारों लोगों के सहभागी होने का अनुमान है. उस हिसाब से पंडाल और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है. मुंबई उच्च न्यायालय ने आज प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पीओपी की मूर्तियों पर लगाया गया बैन शर्त के साथ हटा दिया, जिससे गणेश मंडलों और विशेषकर मूर्तिकारों शिल्पियों को बड़ा आनंद हुआ. हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश आराधे और न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ ने उपरोक्त बैन हटाते हुए शर्त लगाई कि पीओपी मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में करना पड़ेगा. दोनों पक्षों ने इस पर सहमति दर्शाने का समाचार है. पीओपी मूर्ति से पाबंदी हट जाने से इस बार गणेशोत्सव में मूर्तियां
प्रक्रिया सामान्य लोगों की पहुंच में रहेगी। दाम में वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। न्यायमूर्ति आराध्या ने कहा कि कोई भी पीओपी मूर्ति प्राकृतिक जल स्रोत में विसर्जित नहीं करने दी जाए। कृत्रिम तालाब बनाए जा सकते हैं। महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ ने बड़ी मूर्तियों के लिए कुछ रियायत मांगी। उन्होंने कहा कि 20 फीट और उनसे अधिक ऊंचाई की मूर्ति हमारी परंपरा व संस्कृति का हिस्सा बन गई है। पीली धातु सोने में आई बेहताशा तेजी से लोगों को खासकर निवेशकों का रुझान चांदी की ओर बढ़ा है। अमरावती में सप्ताह भर से रोज 150 से 200 किलो चांदी बाट की खरीदी होने की जानकारी सर्वाधिक प्रतिष्ठित शोरूम में से एक गिने जाते ज्वेलर्स ने आज अमरावती मंडल को दी। उन्होंने यह भी बताया कि सोना हो या चांदी रेट बढ़ने ही वाले हैं। हालांकि फुटकर ग्राहकी दोनों ही धातु की लगभग नगण्य हो रही है। मार्केट सुस्त लग रहा है। वैवाहिक सीजन भी अंतिम दौर में आ गया है। तथापि निवेशकों के कारण चांदी के रेट टैक्स सहित 1,08,200 रुपए से अधिक हो गए हैं। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा को इस वर्ष का प्रतिष्ठित स्क्वॉच अवार्ड देना घोषित हुआ है। मेलघाट में कुपोषण, बाल मृत्यु व माता मृत्यु रोकने हेतु चलाए गए मिशन मेलघाट 28 नामक नावीन्यपूर्ण उपक्रम के लिए सीईओ संचिता मोहपात्रा को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जनवरी 2022 में शुरू किए गए इस उपक्रम के प्रभावी अमल की वजह से धारनी व चिकलदरा तहसीलों में कुपोषण का प्रमाण कम हुआ है। साथ ही संस्थात्मक प्रस्तुति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके चलते वर्ष 2022 से माता व बाल मृत्यु के मामले में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसके लिए अमरावती जीपी की सीईओ संचिता मोहपात्रा को स्क्वॉच अवार्ड घोषित किया गया। इस अवार्ड का वितरण दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में किया जाएगा। शहर के सांब्रा नगर एक जैसे संभ्रांत इलाके में रहने वाले नागरिकों का जीना इस समय ड्रेनेज सिस्टम ने दुश्वार कर रखा है। सभी जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम के ब्लॉक हो जाने की जगह जगह पर ड्रेनेज सिस्टम में कचरा जमा हो जाने के चलते ड्रेनेज का पानी निकलकर सड़कों पर फैल रहा है, जिसकी वजह से पूरे परिसर में जबरदस्त गंदगी व दुर्गंधी फैल रही है। साथ ही यहाँ पर संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने की मांग क्षेत्र के विधायक रवि राणा को ज्ञापन सौंपते की। अमरावती में बडनेरा शहर के नागरिकों की जलापूर्ति की समस्या को हल करने हेतु आगामी 50 वर्षों का सूक्ष्म नियोजन किया गया, जिसके तहत अमृत जलापूर्ति योजना 2 के अंतर्गत नए सिरे से 985 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। साथ ही इस काम के लिए जलवाहिनी भी पहुंच गई है, जिन्हें बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अमरावती व बडनेरा शहर के लिए सिंबोरा स्थित अपर वर्धा बांध से जलापूर्ति की जाती है, परंतु जलापूर्ति करने हेतु फिलहाल अस्तित्व में रहने वाली मुख्य जलवाहिनी का जीवन मान खत्म हो चुका है। ऐसे में भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने अमृत जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण को केंद्र सरकार से मंजूरी हासिल की है तथा निधि भी प्राप्त किया है, जिसके अनुसार इस योजना का अमरावती से प्रारंभ हुआ है। जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल में 20 बेड की क्षमता वाले नए आईसीयू विभाग को तैयार किया गया था, जिसे कार्यान्वित करने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसके चलते आखिरकार नए आईसीयू विभाग को कार्यान्वित कर दिया गया है, जहां पर फिलहाल 60 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वही आवश्यक मनुष्य बल के अभाव को ध्यान में रखते हुए 6 बेड वाले पुराने आईसीयू विभाग को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब जिला सामान्य अस्पताल में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को होने वाली असुविधाएं दूर हो जाएगी। जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने कहा कि सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले रासू अर्थात दादा साहेब गवई का स्मारक जनता के लिए गौरव की बात है। उसका कार्य विविध विभाग तालमेल रखते हुए तेजी से करे। वे जिलाधिकारी कार्यालय में गवई स्मारक संबंधी समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस समय कमलाताई गवई सहित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एरेकर ने बताया कि दादा साहेब का स्मारक मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है, जिसमें दादा साहब की प्रतिमा, चित्र प्रदर्शनी और सभागार रहेगा। प्रतिमा स्थापित करने मुंबई की जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से फॉलोअप लेकर उसकी प्रक्रिया तीव्र करने कहा। उसी प्रकार आवश्यक सभी अनुमति और एनओसी लेने के निर्देश दिए। माहेश्वरी उत्पत्ति दिवस के शुभ अवसर पर श्री माहेश्वरी सेवा मंच परिवार नर्मदेश्वर महादेव संस्थान सुशील नगर के संयुक्त तत्वाधान में बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। सुशील नगर परिसर के बच्चों को सनातन धर्म क्या है, विष्णु दशावतार और उनका वैज्ञानिक प्रमाण, इस पर बच्चों को संस्कृत किया गया। साथ ही बच्चों के साथ बौद्धिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। पुलिस आयुक्तालय के पुलिस निरीक्षक से लेकर पुलिस उपनिरीक्षकों को आगामी कुछ ही दिनों में इधर उधर किया जाने वाला है। साथ ही क्राइम ब्रांच में जिन कर्मचारियों ने इसके 2 दिन पूर्व से 3 दफा काम किया, ऐसे कर्मचारियों का भी तबादला किया जाने वाला है।
इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा की हत्या मामले में गाड़गनगर पुलिस ने प्रतीक हिवसे को हिरासत में लेने के साथ ही अदालत से उसकी 10 जून तक पुलिस कस्टडी हासिल की है। प्रतीक हिवसे विगत 4 जून से पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जिस तरह प्रतीक हिवसे ने मामले की जांच के दौरान चुप्पी साध रखी थी, उसी तरह उसने पुलिस कस्टडी के दौरान भी पूरी तरह चुप्पी साध रखी है, जिसके चलते उक्त युवती की मौत अथवा हत्या कैसे हुई इसका पता लगाना पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। प्रतीक ने इस मामले में भले ही अपने प्रेम संबंध की कबूली दी है, साथ ही वो लगातार यह भी कह रहा है कि उक्त युवती की जान बचाने के लिए ही उसने उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा था और उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई थी। वहीं दूसरी ओर मृतक युवती की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए साफ आरोप लगाया कि प्रतीक ने ही उक्त युवती के साथ मारपीट करते हुए उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतारा। मृतक युवती के मस्तिष्क में रहने वाली आंतरिक चोट भी इस आरोप को मजबूती देने वाली साबित होती है, लेकिन प्रतीक हिवसे ने अब तक इस मामले को लेकर कोई कबूली जवाब नहीं दिया, जिसके चलते उक्त युवती की मौत निश्चित तौर पर कैसे हुई और किसने उसे मौत के घाट उतारा, यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। अपर वर्धा बांध में तैरने के लिए गए 16 वर्षीय नाबालिग युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। रविवार 8 जून को दोपहर 3 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। घटना के 3 घंटे बाद शाम 6 बजे के दौरान मृतक युवक का शव बांध से आपदा व्यवस्थापन दल ने बाहर निकाला। मृतक युवक का नाम बरूड तहसील के शाहपुर निवासी अल्फेजुद्दीन जाकिरुद्दीन काजी है। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए नागपुर जा रहे स्कॉर्पियो कार पर से संतुलन बिगड़ने के कारण हुई दुर्घटना में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मृतक युवक का नाम नया नागपुर निवासी विवेक संतोष अजबे है। धामनगांव रेलवे के नागरवंडी बाईपास रोड पर कार और ऑटो रिक्शा के बीच हुई भिड़ंत में ऑटो चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना रविवार 8 जून की शाम घटित हुई। घायलों में धामनगांव रेलवे निवासी नीलेश दुर्योधन खड़दकर और रोशन दयाशंकर शर्मा है। बच्चों के जारी विवाद में मध्यस्थी करने गए एक 25 वर्षीय युवक को 4 भाइयों ने मिलकर बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। यह घटना बडनेरा शहर की जूनी बस्ती इस्लामी चौक में शनिवार 7 जून को रात 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। हमले में घायल युवक का नाम समीर बेग जबर बेग है। डाकघर के आरडी एजेंट के 30,000 रुपए लूटे जाने की घटना कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र में आने वाले बुधवार के एसबीआई एटीएम के पास रविवार 8 जून की रात 9 बजे के दौरान घटित हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। बुधवार के जूनी टाकसाल परिसर में रहने वाले अरविंद केशवराव जहांगीर नामक व्यक्ति डाकघर में आरडी एजेंट है। उसके पास 250 लोगों की आरडी है। सोमवार 9 जून को आरडी के पैसे उन्हें भरना था। इस कारण वे 8 जून को बुधवार के स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए, तब यह घटना घटित हुई। अलग अलग प्रोडक्ट बेचने का टास्क पूर्ण करने के नाम पर 2 गुना मुनाफा मिलने के प्रलोभन में शहर के एक 38 वर्षीय व्यापारी को 28,990 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाया गया। इस प्रकरण में साइबर पुलिस ने 7 जून को विविध बैंक अकाउंट धारकों के खिलाफ जालसाजी व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। यवतमाल जिले में हत्या का सिलसिला लगातार जारी रहने से नागरिकों में दहशत व्याप्त है। मंगलवार और शुक्रवार को यवतमाल शहर में पुरानी रंजिश के चलते 2 हत्या हुई। यह हत्याकांड ताजा रहते उमरखेड़ में रविवार की रात एक युवक की तीक्ष्ण हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम शेख अजहर शेख अकबर है। चंद्रपुर के बल्लारपुरा से राजूरा के बीच निर्माणाधीन रहने वाले राष्ट्रीय महामार्ग पर अज्ञात ट्रक द्वारा जोरदार टक्कर मार दिए जाने के चलते दुपहिया पर सवार राजूरा निवासी ज्योति बंडू गारिट व सेजल बंडू गारिट नामक मां बेटी की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा दोपहर 1 बजे के आसपास घटित हुई।